नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम देख रहे थे उत्तराखंड में पवार राजवंश। अभी तक हमने पवार वंश के सभी प्रमुख शासकों के बारे में जान लिया है। कौन कौन से शासक कनकपाल से लेके टिहरी के अंतिम नरेश मानवेंद्र शाह तक हुए तथा उनसे संबंधित प्रमुख घटनाओं, उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे पवार राजवंश के अंतर्गत ये अंतिम वीडियो, जिसमें हम देखेंगे पवार कालीन प्रशासन, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पवार कालीन कुछ साहित्यों को। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पवार कालीन जो प्रशासन था उसमें प्रमुख पद कौन कौन से होते थे। मुख्तार, ठीक है, मुख्तार एक तरह से हम महामंत्री कह सकते हैं। जो महामंत्री का पद होता था उसे मुख्तार कहा जाता था। इसके बाद आता था वजीर। वजीर जो होता था प्रशासन का अध्यक्ष होता था। दीवान, दीवान पवार शासकों के आय व्यय का प्रमुख जो अधिकारी होता था उसे दीवान कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद है दफ्तरी। राजस्व का जो प्रमुख होता था उसे दफ्तरी कहा जाता था। उसके बाद है बख्शी। बख्शी होता था सेना वेतन का अधिकारी, ठीक है। बख्शी का कार्य क्या होता था? सेना को वेतन देना, उसका हिसाब किताब रखना, ये सब कार्य करता है बख्शी। उसके बाद है नेगी। नेगी भी एक अधिकारी का पद होता था जो क्षत्रिय प्रतिनिधि करता था, ठीक है। इसके बाद है कमीण और फौजदार। अब ये क्या होते थे? देखिए, पवार शासनकाल में मंडलों के प्रशासन के लिए जो असैनिक पदाधिकारी होते थे वो कहलाते थे कमीण, ठीक है। और मंडलों के प्रशासन के लिए जो सैनिक पदाधिकारी होते थे उन्हें कहते थे फौजदार, ठीक है। जो सैनिक पदाधिकारी होते थे वो फौजदार कहलाते थे और जो असैनिक पदाधिकारी होते थे वो कमीण कहलाते थे। अब इसके बाद देखिए चणू। चणू क्या होता था? चणू पवार शासनकाल में संदेश वाहक का कार्य करते थे, ठीक है। चणू किसे कहते थे? संदेश वाहक को। अब इसके बाद देखिए सोदी। सोदी क्या होता था? राज परिवार के भोजन की व्यवस्था, ठीक है। राज परिवार के भोजन की व्यवस्था करने का कार्य कौन करता था? सोदी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पवार शासनकाल में राज परिवार हेतु भोजन की व्यवस्था करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो सोदी, ठीक है। इसके बाद है खवास खवासिन। खवास खवासिन का अर्थ होता है सेवक सेविका, ठीक है। पवार शासनकाल में सेवक सेविकाओं हेतु खवास खवासिन शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये थे कुछ प्रमुख पद जो पवार शासनकाल में थे। यहाँ से आपसे दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे डायरेक्ट इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि पवार शासनकाल में जो संदेश वाहक का कार्य करते थे उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? चणू, ठीक है। ऐसे ही आपसे इनमें से किसी के बारे में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। या फिर एक प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि निम्नलिखित में से पवार शासनकाल में कौन सा एक पद नहीं था, ठीक है। तो आपको यहाँ से 3 नाम दे दिए जाएंगे और एक अलग दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको मुख्य मुख्य याद रखने हैं कि पवार शासनकाल में ये पद होते थे। अब इसके बाद देखिए पवार शासनकाल में जो धार्मिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। पवार शासक जो थे वो वैष्णव धर्म की ओर अधिक अनुरक्त थे। आपने देखा भी होगा कि जितने भी पवार नरेश थे वो वैष्णव मंदिरों को भूमि दान देने का हमें वर्णन मिलता है। लेकिन इनके समय में जो शैव धर्म था वो भी लोकप्रिय हो चुका था, ठीक है। इनकी जो कुल देवी थी राज राजेश्वरी देवी, ये मैंने आपको बताया था। अजय पाल ने देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना भी की थी। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो नंदा देवी राजजात है उसका आरंभ कदाचित पवार काल से ही हुआ, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि जो नंदा देवी राजजात है जो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है उसका जो आरंभ काल है वो पवार काल ही माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पवारकालीन अर्थव्यवस्था। अब पवारकालीन जो अर्थव्यवस्था है, इस समय जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था वो भूमि कर था, जिसे सिरती कहा जाता था, ठीक है। सिरती क्या था? सिरती एक भूमि कर था। इसके अतिरिक्त तो उस समय खनन कर, व्यापार कर, शिल्प कार्यों पर भी कर लिया जाता था, जो कि राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। इसके साथ ही पवार काल में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई जूला थी, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जूला क्या थी?
तो ये भूमि माप की एक इकाई थी और पवार काल में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई थी मुट्ठी। ठीक है, मुट्ठी तो आपको पता ही है, लेकिन आपको जूला याद रखना है कि ये भूमि माप की इकाइयाँ थी। ठीक है, सबसे बड़ी जूला और सबसे छोटी मुट्ठी। यहाँ पे एक पॉइंट और है, देखिए पवार काल में जऊ क्या था, जऊ। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है पवार काल में जऊ का संबंध किससे था। तो जऊ एक प्रकार से क्या थी, एक मुद्रा थी। तो आपको ध्यान रखना है पवार शासन काल में जऊ एक मुद्रा थी। अब इसके बाद हम देखते हैं पवार शासन काल में चित्रकला। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि जो पृथ्वीपति शाह थे उनके समय में दो चित्रकार यहाँ पे आते हैं, श्यामदास और हरदास। ठीक है, यहीं से यहाँ पे चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है। पवार काल में चित्रकार को तस्वीरदार का पद दिया गया था। ठीक है, तो जो तस्वीरदार थे वो क्या थे, जो चित्रकार थे उन्हें एक पद दिया गया था जिन्हें तस्वीरदार कहा जाता था। ठीक है, इस मौलाराम को गढ़वाली चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। ठीक है, तो जो मौलाराम थे, आपने पढ़ा ही होगा, जो मौलाराम है मंगत राम के ये पुत्र थे। और मौलाराम को जैसे प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह, ठीक है, इन 5 जो कला प्रेमी राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा जो प्रमुख चित्र बनाए गए हैं उनमें है रुक्मणी मंगल, राधा कृष्ण मिलन, मोर प्रिया और नायिका भेद। ठीक है, तो आपको ये प्रमुख चित्र भी याद रखने हैं। ठीक है, तो नायिका भेद, मोर प्रिया, राधा कृष्ण मिलन और रुक्मणी मंगल, ये किसके प्रमुख चित्र हैं, तो ये मौलाराम के प्रमुख चित्र हैं। इसके साथ ही चैतू और माणकू भी गढ़वाल चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में थे। मैंने आपको सुदर्शन शाह वाली वीडियो में बताया था कि जो चैतू और माणकू थे ये भी सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसके साथ ही मुकुंदी लाल ने जो गढ़वाल शैली की चित्रकला है उसके विषय में एक लाइन कही है कि नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। तो यह कथन है मुकुंदी लाल का। ठीक है, कभी कभी आपसे ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि यह जो स्टेटमेंट है कि नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी, तो यह किसका स्टेटमेंट है, मुकुंदी लाल का। इसके बाद देखिए भाषा एवं साहित्य। तो पवार शासन काल में जो राजभाषा थी वो थी गढ़वाली। ठीक है, किंतु गढ़वाली को राजभाषा का दर्जा तो प्राप्त था, लेकिन उसमें हमें ग्रंथ जो हैं कम देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो गढ़वाली भाषा में रचित हैं, आपको उनके नाम और उनके जो लेखक हैं वो याद रखने हैं। तो सबसे पहला है जय विजय नाटक। ठीक है, शायद ये गढ़वाली भाषा का जो है पहला नाटक है, जय विजय नाटक। ये लिखा गया है भवानी दत्त जी के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जय विजय नाटक किसके द्वारा लिखा गया, भवानी दत्त। ठीक है, इसके बाद आप देखिए गढ़वाली छंदमाला। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण पुस्तक है गढ़वाली छंदमाला, यह है लीलानंद कोटनाला जी की। ठीक है, गढ़वाली छंदमाला। इसके बाद है प्रेमी पथिक। ठीक है, प्रेमी पथिक के जो राइटर हैं वो हैं तोता कृष्ण गैरोला। ठीक है, तोता कृष्ण गैरोला जी द्वारा लिखा गया है प्रेमी पथिक। और जो प्रेमी पथिक है ये नरेंद्र शाह को समर्पित है। ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो तोता कृष्ण गैरोला जी द्वारा रचित प्रेमी पथिक जो रचना है वह टिहरी के किस नरेश को समर्पित है, तो यह है नरेंद्र शाह को। ठीक है, इसके बाद है फूलकंडी काव्य संग्रह। तो जो फूलकंडी काव्य संग्रह के लेखक हैं महंत योगेंद्र पुरी जी, इसके लेखक हैं। इसके बाद है गढ़वीर महाकाव्य। ठीक है, जो गढ़वीर महाकाव्य है ये लिखा गया है रूप मोहन सकलानी जी द्वारा। ठीक है, और किसके ऊपर लिखा गया है ये, लोधी रिखोला। मैंने आपको बताया था जो महीपति शाह थे उनके एक प्रमुख सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, और उनके एक अन्य जो सेनापति थे वो थे लोधी रिखोला। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर ये लिखा गया है गढ़वीर महाकाव्य। इसके अलावा जो है मोछंग काव्य, ये भी महत्वपूर्ण है। मोछंग काव्य के जो लेखक थे वो थे चक्रधर बहुगुणा। ठीक है, तो ये कुछ गढ़वाली जो साहित्य हैं वो आपको याद रखने हैं और इनके लेखक। ठीक है,
इसके बाद देखिए पवार शासनकाल में जो जनावास था वो क्या था, साधारण आवास घरों में निचला तल ओवरा तथा ऊपरी तल पांडा कहलाता था। ठीक है, जो आवास होते थे पवार शासनकाल में, उनमें जो निचला वाला भाग होता था उसे ओवरा कहा जाता था और जो ऊपरी तल होता था उसे पांडा कहते थे। ठीक है, कोठा, तिबारी और ड्योढ़ी ये क्या थे, ये संपन्न जनों की पहचान होती थी। ठीक है, तो इनके जो घर होते थे उनको कहते थे कोठा, तिबारी और ड्योढ़ी। ये सभी के घरों में नहीं होते थे। ठीक है, जो संपन्न जन होते थे, आर्थिक रूप से जो मजबूत होते थे, उनकी ये पहचान थी। इसके अलावा एक शब्द आता है थर्प। ठीक है, तो थर्प क्या होता था, मठ मंदिरों के समीप अथवा पुराने सार्वजनिक स्थानों पर चौकोर चबूतरे टाइप के बनाए जाते थे। ठीक है, जिन्हें थर्प कहा जाता था। तो ये थे पवार राजवंश से संबंधित, उनके शासन प्रशासन, समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसी के साथ पवार शासनकाल हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे उत्तराखंड में चंद राजवंश। तो मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।